नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे निर्वाणा। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जनता को किया संबोधित। दो 2025 तक हरियाणा होगा टीबी मुक्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को लिया गोद। दिल्ली एनसीआर के फेमस सूरजकुंड मेले की आज से हो रही शुरुआत। विश्व प्रसिद्ध है फरीदाबाद में आयोजित होने वाला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल आज निर्वाणा की मेला मंडी के मैदान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम न केवल यहां नरवाड़ा में एकत्र हुए हैं, बल्कि हरियाणा में 2 स्थानों पर, 2 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के संकल्प के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सार्थक प्रयासों से हरियाणा टीबी मुक्त लक्ष्य को वर्ष 2025 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस पुनीत कार्य से जुड़े और टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संगठनों की भागीदारी बढ़ेगी और टीबी की जानकारी और इलाज जन जन तक पहुंचेगा। इससे रोगियों का बेहतर पोषण होगा और सही इलाज होने पर परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। इसके साथ ही मरीजों व परिवारों का भी भार कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर जन सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी नागरिक टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता से टीबी मुक्त हरियाणा बनाने में अपेक्षित सहयोग करें। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार टीबी हारेगा और प्रदेश जीतेगा। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा और हम सब मिलकर हरियाणा प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें। दिल्ली एनसीआर से जुड़े फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आज 3 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजन होने जा रहा है। आयोजन में इस बार थीम सेट के तौर पर शंघाई सहयोग संगठन शिरकत करने जा रहा है। इस विश्व स्तर के आयोजन को लेकर आम लोगों में भी खासी दिलचस्पी रहती है। इस बार आयोजन के दौरान चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, कंबोडिया, यूएई समेत 40 देशों के शामिल होने की संभावना है। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले इस
सूरजकुंड मेले में हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है। इस बार मेले की थीम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर रखी गई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। मेला परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में नाके बनाकर पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और इसके साथ ही मेले में 40 से ज्यादा देशों के विभिन्न कलाकार भी शिरकत करेंगे। 19 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर दिन अलग अलग आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसमें क्लासिकल डांस, फोक सॉन्ग, स्टार परफॉर्मेंस, क्लासिकल डांस समेत अन्य प्रस्तुतियां रहेंगी। बता दें कि आज सूरजकुंड मेले की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेले का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों में भारत सबसे आगे है। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा भी देगा, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रेष्ठ कार्य कर सके। यह संस्थान मोटे अनाज की हर फसल पर नई रिसर्च करके नए बीज तैयार कर रही है, ताकि आने वाले समय में देश में मोटे अनाज का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। किसानों तक बेहतर उत्पादन देने हेतु बीज पहुंच सके। यूएन ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। मिलेट्स में ऐसा क्या है जिसके कारण इसको श्री अन्न या सुपर फूड कहा जाता है और ये सभी के लिए क्यों फायदेमंद है, आप भी सुनिए। भारतवर्ष को ये सौभाग्य मिला है कि हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। ये देश जहाँ भारतवर्ष हमारा है, इसमें मिलेट्स का, माइनर मिलेट्स का, मेजर मिलेट्स का खेती आम बात थी। लेकिन पिछले कुछ 20-30 साल में हमने ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया कि हम धान, गेहूँ, गन्ना, कुछ जो मेजर फसलें हैं उन तक सीमित हो गए। जो हमारे मिलेट्स हैं, जिनको हम श्री अन्न कहते हैं या हेल्दी फूड्स, माइल्दी फूड्स कहते हैं, उनका जो कंपोनेंट्स होते थे, वो जो धान, गेहूँ हैं उसको सप्लीमेंट करते थे उस न्यूट्रिशन को। लेकिन चूँकि धीरे धीरे उनकी खेती कम होती चली गई, लोगों के उनके बारे में जानकारी कम हुई, तो लोगों ने उनको इस्तेमाल करना भी करीब करीब बंद कर दिया था। तो जो मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे ना केवल मिलेट्स को प्रमोशन मिलेगा, बल्कि जो आम आदमी की सेहत है, न्यूट्रिशन है, उसको भी बल मिलेगा। गेहूँ मैं कहना चाहूँगा, गेहूँ एक ऐसी फसल है जो लगभग सभी मिलेट्स के साथ क्रॉपिंग सिस्टम में एडजस्ट हो सकती है। उसके साथ साथ हम गेहूँ के आटे के साथ मिला के, बाकी मिलेट्स को मिला के हम बिस्किट अभी हमने ट्राई किया है। चपाती उसकी बनती है पहले से ही, दलिया लोग खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, लेकिन हमने एक नया प्रयास किया है कि गेहूँ के साथ हम जो मिलेट्स को मिला के किस तरह से अच्छे बिस्किट बना सकते हैं। हमारी जो क्वालिटी लैब है यहाँ पे, वहाँ हमने बिस्किट्स बना लिए हैं ज्वार, बाजरा और रागी के, और बाकी मिलेट्स का जैसे हमें ग्रेन अवेलेबल होगा हम उनका भी बनाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल ने दूध की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि अमूल ने हर तरह की पाउच वाले दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दूध की नई कीमतें आज 3 फरवरी से लागू हो गई हैं। इससे पहले जब मदर डेयरी ने दिसंबर में दूध की कीमतों में इजाफा किया था, तब अमूल ने कहा था कि उसको ऐसी कोई भी योजना नहीं है, और इसी के साथ अब अमूल ताजा 1 लीटर पैकेट की कीमत 54 रुपए हो गई है। और वहीं अमूल दूध के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के अच्छे दिन वाले नारे का जिक्र कर चुटकी ली है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अमूल दूध 3 रुपए तक महंगा हो गया। पिछले 1 साल में 8 रुपए दाम बढ़े हैं। फरवरी 2022 में अमूल गोल्ड की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर थी और फरवरी 2023 में अमूल गोल्ड 66 रुपए प्रति लीटर हो गया। आ गए अच्छे दिन। ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण चौकीदारों ने करनाल में जिला सचिवालय के सामने 2 दिन का महापड़ाव डालकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण चौकीदारों ने कहा है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। चौकीदारों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार महासभा के राज्य महासचिव कलीराम ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। 4 अगस्त को ग्रामीण चौकीदार सभा का प्रतिनिधिमंडल
पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से चंडीगढ़ में मिला था। पंचायत मंत्री ने वेतनमान बढ़ाने व वेतनमान को महंगाई भत्ते से जोड़ने सहित विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री से बातचीत कर पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद चौकीदार सभा का प्रतिनिधिमंडल रोहतक में मुख्यमंत्री से मिला, लेकिन अभी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। मांगे पूरी न किए जाने के विरोध में चौकीदारों ने करनाल में जिला सचिवालय के सामने 2 दिन का महापड़ाव डाला है। कल चौकीदारों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि उनकी मांगों को सरकार ने जल्द ही पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। मांग को लेकर आज धरना दिया जा रहा है। आज करनाल के अंदर ये उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जो धरना है, हमारी हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा की राज्य कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमने सरकार से बातचीत करने का जो फैसला लिया था और सरकार ने हमें टाइम दिया था। 4 अगस्त को हमारी सरकार से बातचीत हुई थी। सभा का प्रतिनिधिमंडल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से 4 अगस्त को चंडीगढ़ में मिला था। उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भी आपकी सैलरी के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी, वर्दी भत्ते की बढ़ोतरी की भी बात को उन्होंने माना था और जो अन्य मांगे हैं उनके ऊपर भी चर्चा करके मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके आपकी मांगों और समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। ये सरकार ने हमारे से वादा किया था। सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले चौकीदारों को ईपीएफ के दायरे में जोड़ने की बात कही थी। चौकीदारों के ईपीएफ के दायरे में जोड़ने बारे सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में अभी जो निर्णय लिया 14 दिसंबर को, केवल उसको मंजूरी ही दी थी। चौकीदारों में गुस्सा था। राज्य कमेटी ने फिर निर्णय लेना पड़ा कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में खंड स्तरीय पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी के पुतले जलाए जाएंगे। तो हमने आंदोलन को तेज किया। तो सरकार ने 28 दिसंबर को ईपीएफ लागू करने बारे नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन वेतन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की। सरकार से हमारी मांग है कि चौकीदारों को पक्का किया जाए। जब तक सरकार पक्का नहीं करती 24,000 रुपये वेतन दिया जाए और ईपीएफ को योजना को जोड़ने के लिए तुरंत जो है खंड स्तरीय पर चौकीदारों से दस्तावेज लिए जाएं और उनको जो है ईपीएफ के दायरे में जोड़ा जाए। सरकार से बार बार हम गुहार करते रहे वेतन बढ़ोतरी की, परंतु वेतन वही 7,000 रुपये है। आज की महंगाई के अंदर जो है 7,000 रुपये वेतन में हम क्या कर सकते हैं? कैसे परिवार का गुजारा होगा? 7,000 रुपये से हमारा ईपीएफ भी कटेगा, जिसमें से हमारे 61,500 रुपये हमें प्राप्त होंगे। यहाँ के सैलरी हमारी कम हुई और सरकार ने जो ईपीएफ में जोड़ने का नोटिफिकेशन जारी किया है, हम स्वागत करते हैं। चौकीदारों के अंदर प्रदेश के अंदर रोष है, गुस्सा है कि सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया और ईपीएफ को लागू करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो ठीक किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी सरपंचों के ई टेंडरिंग विरोध में चल रहे धरना स्थल पर अपने समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने सरपंचों की मांग मुद्दों पर चर्चा की और मौजूदा सरकार से सरपंचों की मांगों को जल्द लागू करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में सरपंचों को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही और कहा कि सरकार सरपंच को करीबन 50 लाख तक लागत ग्रांट उपलब्ध करवाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य हो सके। की पावर छीन के इन लोगों को देके और गलत काम करने की इनकी साजिश हम इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता की तरफ से हमारी मांग है, समर्थन है कांग्रेस का सरपंचों का, और जितना जल्दी इनकी मांग है वो मानी जाए। मैं तो ये कहता हूँ 20 लाख नहीं, आज 20 लाख में एक गली भी नहीं बढ़ती, 50 लाख रुपये कम से कम इनकी मांग होनी चाहिए। कोई आदमी गलत काम करता, पहले सरपंच जो इनके साथ थे, इनकी सरकार में थे, क्या गलत काम करे बताए उन सरपंचों ने क्या किया। तो मेरा जो समर्थन है पूरा इनके साथ है और मेरी मुख्यमंत्री से और इस सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांग को माना जाए। बहादुरगढ़ शहर में यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती कर रही है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि उनके 1 साल के कार्यकाल में अब तक बहादुरगढ़ में 294 बुलेट मोटरसाइकिलों के चालान काटे गए हैं। यह वह बुलेट मोटरसाइकिल हैं जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं, जिनसे पटाखे जैसी तेज आवाज निकलती है। साथ ही मोटरसाइकिल मालिकों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाकर पटाखे की आवाज निकालने वाले बुलेट मोटरसाइकिलों को इंपाउंड किया है और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया है ताकि लोगों में दहशत फैलाने वाले इन वाहनों को काबू किया जा सके। पुलिस ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रखेगी।
सोनीपत जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना सोनीपत के सिटवाली गांव की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की जांच गंभीरता से शुरू कर दी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।